हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारा आज का। तो आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम सार्क और आपका आसियान, ठीक है। तो ये दो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपको पता ही बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इन दो टॉपिक से हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन से, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक भी जो है हमारा कवर हो जाएगा पूरा एक डिटेल में, ठीक है। तो इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत कहीं से नहीं है, बस यही पढ़ो आप, इसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। तो बाकी मैं वही चीज़ बोलूँगा जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, नोट्स मेरे साथ साथ बनाना शुरू करो, कॉपी और पेन अपना उठाओ और साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि अपने खुद के जो नोट्स होते हैं ना वो दी बेस्ट नोट्स होते हैं, उसको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं करती, ठीक है ना। तो इसलिए कॉपी पेन उठाओ, साथ साथ नोट्स मेरे बनाना शुरू करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि PDF ऐसे ले लोगे, PDF ऐसे पढ़ी पढ़ी जो है वो नहीं पढ़ी जाती, और अपने जो खुद राइटिंग में लिखी होती है ना चीज़, उसमें एक मिक्सचर होता है। कुछ चीज़ें हिंदी में लिखी जाती हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी जाती हैं, और जो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है ना वो दी बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और वो चीज़ जो है वो आपके अच्छे से कंसेप्ट बनाता है, और वो चीज़ आपको लास्ट टाइम तक चीज़ जो है वो याद रहती है, ठीक है। एनालिसिस थोड़ा बनता है उसमें। तो मैं आपको हमेशा यही चीज़ बोलूँगा, जब भी अपने नोट्स बनाओ कोशिश करो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स करके नोट्स बनाओ, वो नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, और उसमें जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी भी अच्छी बनती है, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर, और इस लेक्चर से हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे करंट अफेयर्स वगैरह जो भी हैं वो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी उसके लिंक्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे वीडियो के ही नीचे। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको साग के बारे में बताऊं, पहले हल्का सा आपको मैं एक ओवरव्यू बताना चाहता हूं, ठीक है, इसके बारे में कि क्या इसका गोल रहता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे वो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सेम ही गोल होता है, सेम ही ऑब्जेक्टिव होता है, सेम ही टारगेट होता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखनी थी बट यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं, वो आई थिंक मिस हो गई है। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये मिस हो चुका है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ आप अपनी कॉपी पेन में जो है, कॉपी और पेन का यूज़ करके आप उसमें क्या करो, ऐड कर लो नोट्स में अपने, ठीक है। चलो देखो, एक सेकेंड, देखो, हाँ, अब हम बात करें जैसे कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे वो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। उन सब का जो गोल होता है, उन सब का जो टारगेट होता है, वो सबका जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। वो टारगेट क्या रहेगा उन्हें देख लेते हैं। देखो, इनका जो टारगेट रहेगा, अगर हम बात करें बेसिकली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम होता है कि ट्रेड को क्या करना है, बूस्ट, ट्रेड को क्या करना है, प्रमोट, ठीक है। ट्रेड प्रमोट करना है, और इनका काम ये रहता है कि इकोनॉमी को जो है क्या करवाना है, ग्रो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इनका काम होता है पॉवर्टी को क्या कराना है, रिड्यूस, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे आप देख सकते, बाकी नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं, ये देखो, ठीक है। फिर हम बात करें, और इनका काम रहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना है ना। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम ही ऑब्जेक्टिव होता है, सेम ही गोल होता है। उनका काम ये होता है कि ट्रेड को प्रमोट किया जाए, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नेशंस हैं, ठीक है, उन सब में जो है एक रीजनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, और उन सब में जो है ट्रेड प्रमोट होना चाहिए। एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री में जो है वो ट्रेड करे, और दूसरी जो है वो पहली कंट्री में ट्रेड करे, ऐसे पूरा एक चेन बना हो, जिससे कि क्या हो, हर कंट्री में जो है वो ट्रेड हमें बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, ट्रेड प्रमोट होता हुआ देखने को मिलेगा, रीजनल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, कल्चरल का एक्सचेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी, पॉवर्टी का रिडक्शन देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि जब कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं
दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो लगाए जाएंगे, प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को एक काम करने का एक ज़रिया मिलेगा, लोगों को एक कमाने का एक साधन मिलेगा। तो लोगों की जो गरीबी थी वो कई हद तक जो है वो रिड्यूस भी होगी, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी अचीव किया जाएगा, ये भी एक गोल रहता है इनका। ये जो मेंबर नेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का यूज़ किया जाए, जिससे कि इन्वायरमेंट गंदा ना हो, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। इंडस्ट्री ज़्यादा स्मोक वगैरह जो है वो जनरेट ना करे, ठीक है। बाकी हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारा काम रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है। कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने देखा सार्क आ गया, आसियान आ गया, ये दो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये हम कर चुके हैं, 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 है ना। तो ऐसे करके कई सारी आपकी होती है, ओपेक वगैरह, ये भी सारी हमने डिस्कस जो है वो कर दी, जो भी इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर दी, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम यहाँ पे जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। ओके, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सार्क की जो है फुल फॉर्म क्या होती है। सार्क को बेसिकली बोला जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें साउथ एशिया जो है, वहाँ पे जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं, जो भी इस सार्क की मेंबर नेशंस हैं, तो उन सब में जो है एक रीजनल इंटीग्रेशन होगा, रीजनल कोऑपरेशन की जो है बात की जाएगी। ओके, फिर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है पहली बात, और इनका काम क्या रहता है। काम मैंने आपको वही चीज़ बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी, रीजनल इंटीग्रेशन करना, ठीक है। और हम बात करें कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो ये सारी मेंबर नेशंस हैं किसकी, सार्क की। तो ये सारी मेंबर नेशंस हैं किसकी, सार्क की, ठीक है। तो इन सब का काम यही रहता है कि इनकी कंट्रीज़ में क्या बना रहे, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, ठीक है। एक कंट्री दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को जो है वो डेवलप करे, ठीक है। वहाँ पे जो है वो हम बात करें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिले, इंडस्ट्रीज़ जो है नई नई इस्टेब्लिश की जाए, प्रोजेक्ट नए नए इस्टेब्लिश किए जाए, वहाँ पे जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई देखने को मिले, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमी को डेवलप किया जा रहा है, रीजनल इंटीग्रेशन की जो है वो बात की जाती है यहाँ पे, सार्क का जो मेन गोल होता है, ठीक है। बाकी वही मैंने बोला, रीजनल इंटीग्रेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है बूस्ट ट्रेड हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें रिसेंटली अभी जो ऐड हुई है सार्क में, कौन सा नेशन ऐड किया गया है, अफ़गानिस्तान को ऐड किया है 2007 में। और आइडिया सार्क का जो है कहाँ से आया, यानी कि बैकग्राउंड अगर हम देखें तो सार्क की फॉर्मेशन कैसे होती है, पूरी एक हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे पास्ट में जाते हैं। देखो, अगर हम बात करें 1947 में कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस का क्या नाम है वो याद नहीं है मुझे, अभी छोड़ो, ठीक है। वो कॉन्फ्रेंस हुई हमारी 1947 में, 1954 में एक और कॉन्फ्रेंस होती है, 1955 में एक और कॉन्फ्रेंस होती है, कई सारी मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस होती है। मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस होने का मेन गोल, मेन एजेंडा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसका ये फोकस रहता है कॉन्फ्रेंस का कि हमें क्या करना है, रीजनल इंटीग्रेशन करना है। क्यों, क्योंकि रीजनल इंटीग्रेशन होगा तो ट्रेड हमें बढ़ता हुआ देखने को, ट्रेड बूस्ट होगा, कल्चर का शेयर होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगी कंट्री, कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगी कंट्रीज़ एक दूसरे के, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कॉमन गोल हमें देखने को मिलेगा सब कंट्रीज़ का, उन्हीं को ही अचीव किया जाएगा जो भी मेंबर नेशंस होंगी, ठीक है, ये सार्क की। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करें, बता चुका हूँ मैं, कॉमन गोल्स अचीव किए जाएंगे, इकोनॉमी डेवलप होती हुई हमें देखने को मिलेगी, ये हमें बेनिफिट जो है फोकस दिया गया है इस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। तो मल्टीपल कॉन्फ्रेंस से फोकस जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि 1979 या 80 में आप बोलो, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जो है ज़ियाउर रहमान, ठीक है, इनके द्वारा क्या बोला जाता है, इनके द्वारा बोला जाता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको स्टैब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें उसकी ज़रूरत है, उसको हमें स्टैब्लिश करना है। तो क्योंकि इन्होंने बोला कि इसकी ज़रूरत है, इसको स्टैब्लिश करना है, जिससे क्या होगा, हमारा रीजनल इंटीग्रेशन जो है वो अच्छा खासा प्रमोट होगा, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, कल्चर प्रमोट होगा, कॉमन टारगेट जो है, कॉमन गोल जो हैं वो अचीव होंगे जब रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाएगा। बाकी मैं बता चुका हूँ, वही चीज़ें बार बार लिखी है। बाकी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने ये चीज़ बोली, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इंडिया में भी विजिट किया। उस समय जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जी थे, तो मोरारजी देसाई जी से ये बात की सारी कि हमें जो है रीजनल इंटीग्रेशन को वो जो है प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि रीजनल इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इससे हमें बड़ा ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ट्रेड बूस्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, कल्चर शेयर होगा, है ना, कॉमन गोल्स को अचीव किया जाएगा। तो ये अब सारी बातें इनके द्वारा जो है की गई मोरारजी देसाई के साथ। तो मोरारजी देसाई बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं इस आइडिया से कि हाँ भाई, हमें जो है इस टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर आनी चाहिए जो रीजनल इंटीग्रेशन की जो है वो बात करे।
तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उसके बाद ये नेपाल में भी जाते हैं, नेपाल से भी पूछते हैं, नेपाल के जो वहाँ पे हेड हैं उन्होंने भी इस चीज़ की मंजूरी दे दी, हाँ भाई इस टाइप के हमें ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए। तो नेपाल भी चाहता था कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बनूँ, मेंबर नेशन बनूँ, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मंजूरी दे दी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर फाइनली वो यूनाइटेड नेशन यूएन में जाते हैं, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने इस कंसेप्ट, इस आइडिया के बारे में जब वहाँ बताया, तो वो भी बिल्कुल इस चीज़ को पहले तो ना कर रहे थे, बट फाइनली यूएन ने भी इस आइडिया को जो वो एक्सेप्ट कर ही लिया। तो उन्होंने बोला हाँ भाई रीजनल इंटीग्रेशन जो है साउथ एशियन नेशन में हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, कल्चर का शेयर होगा, कॉमन गोल्स को अचीव किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, बाकी यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने बोला कि ये जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए मेंबर नेशंस को क्या करना पड़ेगा, एक डेक्लेरेशन जो है वो साइन करना पड़ेगा। तो फाइनली 1983 में एक डेक्लेरेशन साइन होता है, कहाँ पे, ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। और वहाँ पे हम बोलेंगे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे 7 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो विज़िट करते हैं, वही 7 कंट्री जो कि मेंबर नेशंस हैं इस सार्क की। ठीक है, तो यहाँ पे विज़िट करते हैं, यहाँ पे एक डेक्लेरेशन साइन किया जाता है सार्क के ऊपर, और फिर लॉन्च कर दिया जाता है एक प्लान। तो आपने ये देखा, पहले डेक्लेरेशन साइन होगा, उसके बाद ही प्लान लॉन्च होगा। बिना डेक्लेरेशन के साइन के जो है प्लान को लॉन्च नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पहले क्या हुआ, इन मेंबर फाउंडिंग नेशंस जो हैं इन्होंने क्या किया, जो 7 फाउंडिंग नेशंस थे, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, इन्होंने विजिट की कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे एक डेक्लेरेशन को साइन किया ऑन द सार्क पे। फिर उसके बाद एक प्लान को लेकर आते हैं, वो प्लान जो होता है आईपीए होता है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। ये प्लान लाया गया, और ये प्लान सारी बात करता है किस चीज़ की, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करता है, पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करता है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है, मेट्रोलॉजी, हेल्थ, इन सब के ऊपर जो है वो फोकस करता है। ठीक है, तो वही चीज़ देखेंगे, पहले जो है इसको जो है क्या बोला गया, और अब हम बात करेंगे इसे सार्क का जो है वो नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी नैरोली अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊँ, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने कंसेंट दे दिया था बांग्लादेश को कि वो फॉर्म कर सकती है इस टाइप की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मली जो फॉर्म किया गया था वो 1981 में किया गया था, बट फॉर्मली इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था 7 to 8 दिसंबर 1985 में, ढाका में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, नेपाल के काठमांडू में है। और पहली सार्क समिट देखने को मिलती है हमें वही ढाका में 7 to 8 दिसंबर 1985 में। और इस समिट को पहली को होस्ट किया गया था, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे उस समय हुसैन इरशाद, इनके द्वारा। और सेक्रेटरी जनरल जो थे उनका काम यही रहता है कि एक्टिविटीज़ देखना सार्क की, सार्क सही तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, जो गोल जो अचीव करने हैं, ऑब्जेक्टिव जो टारगेट इसने अचीव करने हैं, वो टारगेट्स को अचीव कर भी रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों को जो है देखेगा कौन, सेक्रेटरी जनरल। और वो सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितना रहेगा, 3 साल का रहेगा। और सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, बेसिकली हमारे जो सार्क नेशंस हैं, 8 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपॉइंट करेगा, और उसका टेन्योर जो रहेगा कितना रहेगा, 3 साल का रहेगा। ओके, बाकी हम बात करें जैसे कि एम्बलम की बात करते हैं या फिर लोगो की बात करते हैं, तो लोगो या एम्बलम जो है हमारा सार्क का, वो कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी थोड़ी डायग्राम मेरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है ना, तो इसलिए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये बेसिकली सार्क का एक लोगो है, बीच में आपको 7 स्पैरोज जो है वो देखने को मिलती है। 7 जो स्पैरोज हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, 7 फाउंडिंग जो हमारे मेंबर नेशंस हैं किसके, सार्क के। ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। बाकी लोगो या एम्बलम की मैं बात करूँ, उसको डिज़ाइन किया गया था शैलेंद्र कुमार जो है, नेपाल के आर्किटेक्चर, इनके द्वारा इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया था। और पहली समिट जो है वो ढाका में देखने को मिलती है 1985, सेकंड समिट जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है 1986। बाकी समिट्स को छोड़ो, 8 समिट को याद रखो, इंडिया में देखने को मिलती है 8th समिट 1995। और 2007 में हमारी 14 समिट भी देखने को मिलती है, कहाँ पे, इंडिया में। ओके, बाकी हम बात करें 2016 की जो समिट थी वो हमारी पाकिस्तान में होनी थी, बट उरी अटैक हुआ, जिसके कारण ये समिट जो है इंडिया जो है इसमें अटेंड नहीं किया, ये कैंसिल होगी समिट। तो फिर हम बात करते हैं, ये फिर समिट जो है 2018 में जाकर होती है, और होती कहाँ पे, ये श्रीलंका में फिर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें ये जो हमारी हम बात करें समिट जो है सार्क की, वो 2 साल के बाद होती है, और जो मीटिंग होती है वो साल साल में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आसियान की, अब बात कर लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या फिर बैंकॉक डेक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 मेंबर नेशंस हैं इस आसियान में, 5 तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 5 जो बाद में ऐड होते हैं। जैसे 5 जो फाउंडिंग मेंबर है वो कौन कौन से, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, उसके बाद फिलिपीन हो गया और सिंगापुर हो गया। बाकी नॉन फाउंडिंग मेंबर्स बाद में जो ऐड हुए वो कौन से हैं,
ब्रुनई ऐड हुआ कब, 7 जनवरी 1984 में। वियतनाम ऐड कब हुआ, 28 जुलाई 1995। लाओस और म्यांमार ये भी हमारे ऐड होते हैं कब, 23 जुलाई 1997। और कंबोडिया हमारा फिफ्थ वन जो है ये हमारा 30 अप्रैल 1994 में ऐड होता है, ठीक है। बाकी हम बात करें आसियान को ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब ये हुआ कि वोट वगैरह नहीं कर सकता, हाँ डिबेट और डिस्कशन जो है इनमें पार्ट जो है वो ले सकता है। फिर हम बात करते हैं आसियान जो हमारी 2020 की, इसका आउटकम क्या निकल कर आता है, RCEP की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें जो है वो फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है और उसका काम वही रहेगा, रीजनल इंटीग्रेशन को बूस्ट करना, यानी कि ट्रेड बूस्ट किया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चर शेयर जो है इन सब पे जो है वो ध्यान दिया जाएगा इसके द्वारा। और आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये भी बनाया गया था 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में। और उसका काम यही रहता है जो भी फंड वगैरह जो है वो दिया जाएगा ताकि आसियान के जो भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है, तो उनको अचीव करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा इसी बैंक के द्वारा ऐसे फंड के तौर पर जो है दिया जाएगा। अब मोटो क्या रहता है, विजन क्या रहता है इसका आसियान का, वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है, ये याद रखो। बाकी हम बात करें कि यहाँ पे आप लोगो या एम्बलम देख सकते हो किस टाइप से है। जैसे कि देखो 10 आपको नेशंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 नेशंस है ना आसियान्स में। तो ये 10 नेशन को ही ये स्ट्रिप्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, 10 स्ट्रिप्स। फिर हम बात करते हैं सेक्रेट कहाँ पे है जी, इसका जकार्ता में, स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लो इसका सेक्रेट के। फॉर्म किया गया था जी आसियान को कब, 8 अगस्त 1967 में। तो हम बात करें 1961 से लेकर 1967 तक आसियान का नाम क्या हुआ करता था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। फिर 1967 से इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, इसको बोल दिया गया फिर आसियान बोल दिया गया 1967 से। बाकी फंक्शन क्या रहता है इसका, यही देखा, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इसको प्रमोट करना, हर जो मेंबर नेशंस हैं वहाँ पे सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है हर एक मेंबर नेशन के बीच में बना रहे, पॉलिटिकल कोऑपरेशन बना रहे, एजुकेशनल कोऑपरेशन जो है वो बना रहे, कल्चरल इंटीग्रेशन जो बनती हुई देखने को मिले, कल्चर शेयर होता हुआ देखने को मिले बिटवीन द कंट्रीज़ जो मेम्बर्स हैं आसियान की, इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेंबर नेशंस के बीच में हो और कल्चर डेवलपमेंट बनता हुआ देखने को मिले, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा आसियान के बारे में और सार्क के बारे में। तो यहाँ से हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा टॉपिक हमारा पूरा डिटेल में कवर हो जाता है। ओके, बाकी ये है कि अब जितने MCQ आप लगाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया सारा डिटेल में, बाकी आप MCQs लगाओगे तो आपको पता चलेगा किस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।